एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री राम कोचिंग सुखनगर के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर आया था 2024 में। तो इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और आज उसके आगे के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी टॉपिक का अपना क्वेश्चन है हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको आपको एक बार बताएंगे, उस टॉपिक के बारे में उसके फॉर्मूले बताएंगे, ताकि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको बस एक पेपर सॉल्व करवाना है। हमारा मोटिव ये है कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं मुझे उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, क्वेश्चन दिया है कि लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो एक लाइन जो सर्किल को इंटरसेक्ट होता है 2 पॉइंट पर, उसको क्या बोला जाता है। तो ये चैप्टर सर्किल का क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो ये कोई भी एक सर्किल है, सर्किल बनाना ही अपना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये मान लो आप कि हमारे पास कोई भी एक सर्किल है। एक मिनट, ये मान लो कोई सर्किल है, और अगर कोई सर्किल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ये आपको पता होना चाहिए सर्किल के बारे में, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो एक लाइन जो सर्किल के 1 पॉइंट पर टच होकर निकल जाएगा उसको बोलेंगे टेंजेंट। लेकिन अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे इसको? सीकेंट। ठीक है। और सर्किल के 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो उससे जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा उसको बोला जाएगा कोड। क्या बोलेंगे इसको? कोड। देखें, तो एक सर्किल में आपको ये मिलते हैं, जो लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो आपको यहाँ पर तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीकेंट। तो हमारा जो आंसर है वो सीकेंट है। कोड कब होता? जब 2 पॉइंट को टच करते आप, जो 2 पॉइंट हैं सर्किल के ऊपर उन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोड। टेंजेंट कब होता आंसर? जब आप 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते, तो एक लाइन जो सर्किल के 1 पॉइंट से पास होके जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इसका आंसर डायमीटर कब होता? तो जो सर्किल में सबसे बड़ी जो कोड होती है, या कोड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या है, डायमीटर क्या है, कोड क्या है, सीकेंट क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखिए, 2 पॉइंट पे होगा मतलब वो क्या है? सीकेंट है। ओके। तो लाइन है पहली बात, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन है, देखो 7th। इसमें क्या दिया है कि tan a की वैल्यू आपको दी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का देखो, एक तो ये तरीका है कि आपके पास tan a की वैल्यू दी है तो आप sin a की वैल्यू फाइंड करें, cos a की वैल्यू फाइंड करें, sec a की वैल्यू फाइंड करें, और तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है।
फर्स्ट आइडेंटिटी से आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 1, तो अपॉन में क्या बचेगा सेक ए। अगर सेक को ऊपर भेज दिया जाए तो क्या बन जाता है बोलिए, ऊपर जाके सेक बन जाएगा कॉस, क्योंकि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको इसको लिख सकते हैं कॉस ए। ओके, तो यहाँ पर या तो आप वैल्यू फाइंड करें या फिर आप लगाएं आइडेंटिटी। हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है, तो आप आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बस कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे आप इस तरीके से, जैसे आपको 10a की वैल्यू दी है आपको 3/4। आप एक काम करो, 10 होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब p के सामने क्या लिखा है 3, तो p की वैल्यू 3 मान लो, b के सामने 4 लिखा हुआ है तो b की वैल्यू 4 मान लें। वैसे तो रियल में आप देखें तो p की वैल्यू आपको 3 के मानना चाहिए और b की वैल्यू 4 के मानना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो मेथड तो आपको दिखाना नहीं है, तो आप डायरेक्ट 3 और 4 मान के भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप देखें तो p की जगह रख लो 3, तो 3 का स्क्वायर, b की जगह रखेंगे 4 तो ये 4 का स्क्वायर, और h की जगह अपन रखेंगे यहाँ पर h, क्योंकि h हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर आके बन जाएगा रूट, तो यहाँ क्या बचेगा h। अब दोनों को ऐड करने पर आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो h की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। चलिए ठीक है, p b और h तीनों आपको मिल गए, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए cos a की वैल्यू। तो आप बताइए cos का जो फॉर्मूला होता है cos a वो कितना होता है b/h, तो b की जगह कितना लिखेंगे अपन 3, और h हमने फाइंड किया था 5, तो cos a की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर था cos a, तो cos a को आप क्या लिख सकते हैं 3/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लें इस टॉपिक के बारे में कि जैसे एक ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसको नहीं पता वो देख लो। तो ये p/h एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है b/h, और एक होता है अपना p/b, ये फॉर्मूले होते हैं। तो लाइन से याद कर सकते हैं कि ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। तो साइन का होता है p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b, कॉट का b/p, सेक का h/b, और कॉसेक का h/p। साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन एंड कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसलिए मैंने सेक 1/sec को क्या लिख दिया कॉस, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और कॉस ए की वैल्यू 3/5, तो आंसर 3/5। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हिंदी में है, अपन इंग्लिश मीडियम का निकालते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, कार इज मूविंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। तो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम कार at an instant when car is 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। तो आपको एंगल फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो ये मान लो आप कि ये कोई भी हमारे पास क्या है टावर, इसको ए बी मान लो, और जो कार है उसको अपन सी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कार इज मूविंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। तो टावर की जो हाइट है वो कितना दिया है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम कार,
तो कार से टावर के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो एंगल आप थीटा मान लो, जो आपको फाइंड करना है। जबकि कार जो है 10√3 मीटर अवे फ्रॉम बेस ऑफ द टावर, तो टावर का बेस तो बी पॉइंट है, यहाँ से कार कितनी दूरी पर है, तो ये आपको दिया हुआ है 10√3 मीटर पे है। तो कार कितने पे है, 10√3 मीटर, कहाँ से, टावर के बेस से, और टावर की हाइट आपको दे ही रखी है। तो आपको बताना है कि इस कार से टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। अभी हमने थीटा मान लिया है, ये थीटा फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल, आपके पास देखो दो साइड हैं, थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और थीटा के पास वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस, और ये 90 के सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो आप इसमें लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड हैं। और आपको मैंने बताया था अभी अभी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या लिखेंगे, 10। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप क्या लिख सकते हैं, 10। तो यहाँ पर आप लिख देंगे tan थीटा, जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो p की जगह कितना लिख देंगे अपन, 30, और बेस की जगह पे लिखेंगे अपन 10√3। अब देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, और ये क्या चल रहा है, tan थीटा। अब 3 को लिख सकते हैं अपन √3 इंटू √3, तो tan थीटा इक्वल टू 3 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और अपॉन में क्या चल रहा है, √3, तो एक √3 कट जाएगा। तो ऐसा करने से आपको tan थीटा कितना मिल गया, √3। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें tan थीटा कितना मिल गया है, √3। लेकिन tan थीटा √3 है, तो आप ये देखो √3 वैल्यू tan थीटा किस एंगल पे देता है, तो √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब दोनों तरफ देखो tan है, और यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर tan 60, तो आप एंगल कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल आपको मिलेगा 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा ये। तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम बनाना था, फिर आपको लगाना था P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan थीटा होता है। इसको मैंने सॉल्व किया, 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, तो नीचे वाला एक √3 कट गया, और √3 tan किस एंगल पे देता है, तो आप लिख सकते हैं tan 60। तो tan 60, √3 की जगह पर हमने tan 60 लिख दिया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। कंपेयर करने पर एंगल आपको 60 डिग्री मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को देखें, व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो डिग्री में करते हैं, तो डिग्री में कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो आपको उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, हम एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बना लो। डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। तो मान लो कोई भी एक आर्क है, जो आर्क अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से, ये मान लो सेंटर है, सेंटर को ओ मान लो, और कोई आर्क है, तो आर्क हो गया यहाँ से ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक ये हमारे पास क्या हो गया है, आर्क। अब इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म किया है, 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, और इसकी रेडियस कितना दिया है, आर। तो आपको ये बताना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसी भी ट्रेंगल में, सॉरी किसी भी सर्कल में कोई भी सेक्टर बनता है, तो यहाँ पर एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा, थीटा मतलब सेक्टर एंगल। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कुछ भी दिया हो, आपको बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर इस केस में एंगल 90 है, तो थीटा की जगह पे आप 90 लिख सकते हैं। तो 90/360, और देखो रेडियस तो दी नहीं है, तो आप इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, और आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए, पाई को पाई रहने दो, पाई की वैल्यू मत रखना। अब इसको काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम में, और ये 36 चला जाएगा 4 टाइम में। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल इज 36। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है? ये दिया है आपको 30 से x। अब x मतलब क्या है? इसमें हायर क्लास, और 30 है इसमें अपर क्लास। और जबकि इसका क्लास मार्क कितना आएगा? 36 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो क्लास मार्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 36। कभी भी क्लास मार्क हमने निकाला होगा तो उसके निकालने का तरीका होता है कि इसमें लोअर क्लास है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे? लोअर क्लास। इसको क्या बोलेंगे? अपर क्लास। तो फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालें तो उसमें लोअर क्लास अपर क्लास को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो चलो करके देखते हैं। तो लोअर क्लास कितना है? देखो 30। अपर क्लास कितना है? x। दोनों को हमें प्लस करना है, और डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? क्लास मार्क, यानी 36 के बराबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, देख लो। तो क्लास मार्क हमें 36 दिया था, और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2। ये 2 को इधर भेज दो, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 प्लस एक्स इक्वल टू, ये 2 जाके 36 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएंगे? 72। और 30 को इधर भेज देना, तो यहाँ पर 30 आएगा। देखो 72 पहले से ही है, 30 आके क्या बन जाएगा? माइनस का 30। इसमें से आप 30 कर दो माइनस, तो माइनस करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 42। तो x हमें कितना मिलेगा? 42। देखिए कौन सा ऑप्शन है? डी, ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। तो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आपको बस बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्वेश्चन कर लेंगे अपन। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखो द अ नंबर इज चूज अ रैंडम फ्रॉम द नंबर। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, कोई भी एक नंबर चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपको ये बताना है कि जो नंबर आप चूज करेंगे उसका स्क्वायर करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो या तो 1 आ जाए या 1 से छोटा आ जाए। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 से छोटा होता है। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 9 तो 1 से बड़ा है, तो इस वाले का स्क्वायर तो देखो 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा। हमें लेस देन 1 चाहिए, तो इसका तो नहीं मिलेगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 से बड़ा है, तो यानी इसका भी नहीं आएगा। -1 का स्क्वायर करोगे, माइनस हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 तो ले सकते हैं, तो मतलब ये वाला 1 के इक्वल आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, तो मतलब 0 1 से छोटा होता है, तो ये भी ले सकते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 के इक्वल ले सकते हैं, तो आप 1 को भी ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 ज़्यादा होगा, तो ये नहीं चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो नहीं चलेगा। हमें लेस देन 1 चाहिए। तो कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 से छोटा है या 1 के बराबर है? तो ऐसे हमारे पास 3 नंबर हैं। कौन कौन से? -1, 0 और 1। तो ये 3 जो आप देख रहे हैं ये है फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी इवेंट को ई मान लो, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है NE अपॉन NS। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ई, और NS का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स।
तो अभी आप देखो इवेंट के होने के लिए कितने आउटकम्स फेवरेबल हैं, तो 1 2 3, तो ये 3 आउटकम्स हैं जो इसके फेवर में हैं, जिनमें नंबर स्क्वायर करने के बाद या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में क्या रख लेंगे 7। तो ये मिल जाएगी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कितना आएगा 3/7। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो आप ये समझो पहले तो कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर होता कौन सा है। आप देखो 1, तो 1 तो देखो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम होता है लेकिन इवन होता है। तो जो 3 होता है वो आपको मिलेगा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक नंबर मिल गया अपन को। दूसरा नंबर कौन सा चाहिए, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 99 होता है। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम बहुत सिंपल है, वैसे तो इसका आंसर आएगा 99, लेकिन फिर भी देख लेते हैं करना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको देखो डिवाइड करना है, कॉमा लगा के दोनों नंबर लिख दिए अपन ने, और 3 नंबर होंगे, तीसरा भी कॉमा लगा के लिख सकते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 टाइम में, इसको करोगे तो ये 33 टाइम में। अब देखो कब तक करना है, जब तक दोनों पे 1 1 नहीं आ जाए। इस पे तो 1 आ गया, इस पे नहीं आया, तो कोई बात नहीं, 3 से फिर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 11। 11 तो देखो 11 से ही कटता है, तो आप 11 ले लो। तो ये तो पहले से ही 1 था और ये भी 1 आ गया, दोनों पे 1 आ गया, तो आप रुक जाओ। जितने भी नंबर होते हैं सभी का 1 1 आ जाना चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के लिए। तो ये तो बता दिया मैंने, बाकी इसका तो आंसर पहले से ही पता था अपन को। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 99। तो इसका आंसर हो जाएगा 99। चलिए अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 देन अदर रूट इज। ये कोई इक्वेशन है, इसका एक रूट आपको दिया हुआ है और आपको इसका दूसरा रूट फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। एक तो ये है कि आप इसके रूट फाइंड कर लो, वो भी एक तरीका है, उससे भी हो जाएगा। या फिर दोनों तरीके बता दूंगा मैं, पहले तो ये वाला देख लो जिसमें इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कॉपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। कॉपिशियंट ऑफ एक्स बी है और इसमें -4, तो बी की वैल्यू आपको मिलेगी -4। फिर कांस्टेंट टर्म देखो 3 है, तो सी की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। और एक जी रूट्स आपको दिया है 1, तो रूट्स को अल्फा बीटा मानते हैं, तो अल्फा आपको 1 दिया हुआ है, और दूसरा रूट यानी कि बीटा अपन को फाइंड करना है। अल्फा बीटा हम क्या मानते हैं, रूट्स। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दें जीरोस का सम या जीरोस का प्रोडक्ट का, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि जीरोस का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, सबको पता होगा। अब अल्फा की वैल्यू 1 दी है तो 1 रख लो, बीटा हमें फाइंड करना है, बीटा को बीटा लिखा रहने दो, माइनस की जगह माइनस लगा लो, और इस b की जगह पे लिख दो b की वैल्यू। चलो कितनी है देखो, -4 ब्रैकेट में रखिएगा, और अपॉन में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो 1 है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह आ जाएगा आपका 4/1 यानी कि 4, तो 1 को उधर भेज दो। तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस 1, 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 3। तो दिस बीटा इक्वल टू 3। तो बीटा मतलब क्या है, दूसरा रूट्स। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 3 आ गया। चलो अगर आपको ये वाली मेथड समझ में नहीं आ रही तो आप ये वाला दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके रूट्स फाइंड कर लो। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है, 3 के फैक्टर आएंगे आपके 1 इंटू 3, ठीक है। अब प्लस करके आपको चाहिए माइनस का 4, तो 3 प्लस 1 करने से 4 आएगा, और -4 चाहिए, दोनों माइनस के मान लो। तो आप एक काम करो, माइनस का 3 साथ में x लगा लो, और माइनस का 1 तो लिखते नहीं है, तो माइनस का x लगा लो। तो हमने लिख दिया, और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 चल रहा है। इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3। यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये -1 लेने से साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस का x बचेगा, और ये आपका माइनस का 3। अब यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 चला गया, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -1। इनको 0 के इक्वल में कर लो। अगर आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल में करेंगे तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, और अगर आपने x माइनस 3 को 0 के इक्वल में किया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि दो रूट आ गए हमारे पास, 1 और 3। तो 1 तो पहले से ही दिया हुआ था, दूसरा कौन सा होगा, 3 होगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो या तो आप फाइंड कर लो दोनों दोनों में से एक आपको दिया हुआ है पहले से ही, दूसरा आपको मिल गया, या फिर आप ये वाली मेथड लगा लो। आना अपन को दोनों चाहिए। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। ये फिर क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं। अब क्वेश्चन आगे भी हैं, इनके बारे में डिस्कस हम एक काम करते हैं, अगले वीडियो में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो एक बार देखें, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। पढ़ाई करते रहें, जो भी डाउट्स अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि डिफ़िकल्ट है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसके बारे में कमेंट करें, तो उस पर आपको एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, या फिर उस टॉपिक के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, उसको डीपली पढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।